हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदी पेडागोजी के इस बेहतरीन सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होने वाले हैं आप लोग, और हैं, क्योंकि ये वीडियो हम आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेके आए हैं। और इस वीडियो को हम समाप्त करने वाले हैं मात्र 5 सेकंड में। तो 5 मिनट तो आप अपने सपनों को दे ही सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ हैं। यानी कि जब आप बीएड या बीटीसी कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आप शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग सभी ने किया होगा, तो उसके क्या लाभ होते हैं। तो ऐसा प्रश्न यहाँ पर है, क्योंकि ये हिंदी पेडागोजी है। जो लोग सीटेड स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ क्या हो सकते हैं। इससे पाठ अधिक सरल, रोचक और मनोरंजन बन जाता है। इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। अब बताइए, यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन है, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, हम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग क्यों करते हैं। तो शिक्षण सहायक जो सामग्री होता है उसका प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए, जो चीज़ हम दिखा सकते हैं बच्चों को, अगर हम दिखाने से बच्चों को क्या होता है, जल्दी समझ में आ जाता है। उस चीज़ को हम सुनाकर उनके माइंड में नहीं सेट कर सकते। तो इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है और इफ़ेक्टिव होता है। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि जो बच्चे जो चीज़ देख कर, यानी कि अगर जैसे रूट लर्निंग, बच्चे जो होते हैं वो जो है रट कर अगर आप उनको कोई चीज़ दे दीजिए तो उनको क्या होता है कि वो भूल जाते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन अगर आप उनको कोई चीज़ दिखा दीजिए, वो चाहे कोई स्थान हो, कोई चीज़ हो, तो हमेशा उनको याद रहता है। इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और लाभ है, क्योंकि इससे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजन बन जाता है। प्रश्न नंबर 2 है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाए जो, अगर भाषा की पाठ्यपुस्तक है, वो चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, कोई भी हो, तो उसमें कैसे पाठ रखे जाए जो बच्चों के लिए अच्छे हों और उनके जो है जीवन से जुड़े हों। तो देखिए, भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, अत्यंत छोटे हों, भाषा सरल युक्त, तो बच्चों के प्रवेश से जुड़। सबसे पहले तो हम केवल को काटेंगे, है ना। केवल आपका कट गया और हमें यहाँ पर पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगाना है। तो नियम जो है, नियम रटने पे बल देते हैं, आपके रूट लर्निंग हो, यानी कि रटने पर बल देते हैं। और अत्यंत छोटे हो तो छोटे की बात नहीं की जा रही है। कोई चीज़ कठिन और सरल जहाँ पर आए आप काट दीजिए तुरंत। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हैं, जहाँ से बच्चे आते हैं उनसे मिले जुले हों, तभी तो बच्चों के समझ में आएगा। तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन को हम लॉक करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा। अगर व्याकरण शिक्षण आप पढ़ा रहे हैं तो आपका जो बिंदु होगा, ठीक है, वो किस पर होगा। व्याकरणिक नियमों की सैद्धांतिक विवेचना पर, व्याकरणिक कोटियों की पहचान पर, व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने पर। देखो, यहाँ पर रूट लर्निंग की बात की गई। सबसे पहले तो नियम गलत, दूसरी बात कंठस्थ, यानी कि रटने पर बल दिया गया है, हम इसको काट देंगे, है ना। व्याकरणिक नियम हमेशा रटने पर बल देते हैं, इसको भी। अब यहाँ पर आपको बी और सी में लॉक करना है कि यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, व्याकरणिक कोटियों की पहचान पर या फिर व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे जब ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आप क्या लॉक करोगे, बी ऑप्शन को लॉक करोगे। क्यों लॉक करोगे, क्योंकि यहाँ पर सी ऑप्शन भी तो है कि व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर। तो जब बच्चा व्याकरणिक कोटियों की पहचान, यानी कि व्याकरण का उसको पूरा ज्ञान हो जाएगा, ठीक है, स्वर का ज्ञान हो जाएगा, व्यंजन का ज्ञान होगा, हर चीज़ का जब व्याकरण का ज्ञान हो जाएगा, वो अच्छे से बोल लेगा, अच्छे से लिख लेगा, वो तो अपने व्यवहारिक जीवन में भी तो उतार लेगा वो, ठीक है। किसी से अगर उसे बात करना हुआ, जब उसको व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो उसको क्या पता कि वो मेल से बात कर रहा है या फीमेल से बात कर रहा है। तो वो पूछेगा ना कि तुम कहाँ जा रही हो, ठीक है। अगर वो मेल से बात कर रहा है तो बोलेगा ना तुम कहाँ जा रही हो, फीमेल से बात करेगा तो बोलेगा तुम कहाँ जा रहे हो। तो ऐसे जब तक उसको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो व्यवहारिक पक्ष को अपने जीवन में नहीं उतार सकता है। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा।
वीडियो कैसी लग रही है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 4 है कि छात्र व्याकरण के माध्यम से करना सीखते हैं। छात्र व्याकरण के माध्यम से क्या करना सीखते हैं? हम लोग भी छोटे थे तभी से व्याकरण पढ़ते आए हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न है कि छात्र व्याकरण के माध्यम से क्या करना सीखते हैं? तो ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग, भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग या उपयोग सभी। सिंपल सी बात है, ध्वनियों का शुद्ध प्रयोग हो सकता है, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग हो सकता है क्योंकि ये भी तो व्याकरण के अंतर्गत ही आता है। भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग उपयुक्त सभी। अब हमको ये क्वेश्चन भ्रमित कर दिया कि यहाँ पर ध्वनियों का भी शुद्ध प्रयोग हो रहा है, विराम चिन्हों का भी शुद्ध प्रयोग हो रहा है, भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से भी शुद्ध प्रयोग हो रहा है, यानी कि तीनों ऑप्शन तो हमें सही लग रहे हैं। इसलिए हम क्या डी ऑप्शन को लॉक करेंगे? बताइए क्या हम डी ऑप्शन को लॉक करेंगे? आप सब एक सेकेंड के लिए सोच लीजिए कि क्या आप डी ऑप्शन को लॉक करोगे। तो यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि छात्र व्याकरण के माध्यम से क्या करना सीखते हैं। तो सबसे पहले वो, अगर एक छोटा बच्चा भी होगा तो अगर वो लिख नहीं सकता तो बोल तो सकता है, वो बोल तो सकता है, अनुकरण तो कर सकता है वो। तो इसलिए भाषा का व्याकरण के माध्यम से भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। ठीक है, तो यही सही होगा। अगर हम लिखना सीख जाएंगे और बोलना सीख जाएंगे तो उसमें आपका विराम चिन्ह भी आ जाएगा, ध्वनियाँ भी आ जाएंगी। सिंपल। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन को लॉक करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भाषा की शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य होगा। अगर एक जो है भाषा की शिक्षिका, हिंदी भाषा की शिक्षिका हैं और आप व्याकरण पढ़ा रही हैं तो आपका उद्देश्य क्या होता है? एक होता है मुख्य उद्देश्य, एक होता है उद्देश्य। ये हम आपको बार बार बताते हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें बहुत अच्छी तरह से ये सारी चीज़ आपको बताया गया है। तो बच्चों को व्याकरणिक नियमों से अवगत कराना। जब नियम आए तो हमने कहा ना, जब नियम आए तो आप उस ऑप्शन को तुरंत काट दीजिए, पढ़ना ही नहीं है। ठीक है। बच्चों को भाषिक संरचनाओं से अवगत कराना है। बच्चों को, यहाँ पर बच्चों होना चाहिए भाई, बच्चों को वाक्य रचना के नियम बताना, नियम गलत। भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। यहाँ पर संरचनाओं है भाई, यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन कि भाषा की शिक्षिका होने के नाते अगर आप व्याकरण पढ़ा रहे होते तो भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। प्रश्न नंबर 6 है, इसमें जो है अब क्या पेडागॉजी, ये पेडागॉजी है इसलिए हमने ऐसे प्रश्न यहाँ पर रखे हैं। तो व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या होती है? आगमन विधि क्या होती है? उदाहरण से नियम की तरफ चलती है और निगमन विधि नियम से उदाहरण की तरफ। तो आगमन विधि की विशेषता क्या होती है कि पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना, फिर पहले मनोरंजन गतिविधियों करना, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। अगर यहाँ पर निगमन होता तो पहले नियम बताना, है ना। प्रश्न नंबर 7 है, व्याकरण है। व्याकरण है बहुत छोटा सा शब्द, व्याकरण बहुत छोटा सा शब्द है व्याकरण, लेकिन व्याकरण है क्या? तो इतना मतलब अपने में इतना व्याप्त है, एकदम लंबा, कि व्याकरण है भाषा का कठिन तत्व है, भाषा का सरल तत्व है, भाषा का सामान्य तत्व है, फिर भाषा का आत्मा। तो भाषा का आत्मा कहा जाता है व्याकरण को, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा, भाषा का आत्मा कहा जाता है व्याकरण। व्याकरण में आपके सारी चीज़ें समाहित हैं। प्रश्न नंबर 8 है, गृहकार के बारे में क्या होना चाहिए? गृहकार के बारे में कौन सा कथन उचित है, यानी कि कौन सा कथन सही है गृहकार के बारे में? ऐसे प्रश्न आपको हिंदी में देखने को मिले हैं, ऐसे प्रश्न आपको सीडीपी में भी देखने को मिलेंगे, और ऐसे प्रश्न आपको जो है ईवीएस में भी देखने को मिलेंगे पेडागॉजी में, क्योंकि 75 का जो आपका आता है वो आता है आपका पेडागॉजी का, और 75 आपका कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर पेडागॉजी आपकी मजबूत है तो 75 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। तो गृहकार के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृहकार देना अति आवश्यक है। अति आवश्यक भाई, जहाँ पर बल दिया जाए
वो गलत है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बताइए, गृह कार्य आपके मम्मी पापा करते हैं या फिर आप खुद करते हो? तो गृह कार्य बच्चों को व्यस्त रखने की बात की जाए तो 1 सेकंड के लिए हम इसको पॉजिटिव मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभिभावक को व्यस्त करने की बात की जा रही है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बच्चों की क्षमताओं व स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। अगर आपने सबसे पहले आप जो है सीटेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो निगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड एक बार ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो में, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है जो है क्या कहते हैं मॉक टेस्ट लगाने में। तो इसलिए मात्र यहाँ पर कट गया, केवल आ जाए, मात्र आ जाए तो आपका गया। तो गृहकार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो गृहकार जो होता है हम देते तो हैं बच्चों को, लेकिन कैसे देने चाहिए? तो बच्चों की क्षमताओं के अनुसार, बच्चों के स्तर के अनुसार गृहकार देना चाहिए कि बच्चों की क्या कैपेसिटी है, बच्चे की क्या क्षमता है। बच्चा अगर फर्स्ट में है तो आप गृहकार उसको सेकंड का दे दीजिए, है ना। वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसलिए वो स्तर के अनुसार उनको गृहकार दिया जाना चाहिए कि बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृहकार दिया जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि पाठचर्या सहगामी क्रियाएं, जैसे कि हम गीत करवाते हैं, वाद विवाद करवाते हैं, संवाद करवाते हैं, अंताक्षरी कराते हैं, भाषण कराते हैं, वाद विवाद करवाते हैं आदि में सहायक है। किस में सहायक है, क्यों हम कराते हैं और ये किस में सहायक है? तो भाषा और साहित्य को समझने में अधिक अंक प्राप्त करने, जब अंक की बात की जाए, सिर्फ ग्रेड लेवल की शिक्षा जब भी बात की जाए आप उसको तुरंत निगेटिव कर दीजिए। समय और श्रम की बचत करने में, शिक्षक के कार्यभार को कम करने में, कि बच्चों को अंताक्षरी खेलने को दे दीजिए और शिक्षक का कार्यभार कम हो जाए, तो ऐसा नहीं है, इसलिए हम नहीं करवाते हैं। गीत हो गया, अगर हम गीत करवाते हैं, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद, ये सारी चीज़ें अगर हम करवाते हैं और हमारे जो है सिलेबस में सम्मिलित है तो हम इसलिए कराते हैं कि भाषा और साहित्य को समझने में। क्लियर? यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? छोटी क्लास में जो चित्र दिए जाते हैं पाठ में, उसका उद्देश्य क्या होता है? जैसे जैसे कक्षा बड़ी होती है, जैसे कि 10-12 के बाद, उसके बाद देखिए उसमें चित्र नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि बच्चा जो है बड़ा हो जाता है और वो समझदार हो जाता है, इसलिए उसमें चित्र नहीं थे उतना वो समझ सकता है ना। तो अब छोटे बच्चों में क्या चित्र होता है, तो बच्चे चित्र देखते हैं, चित्र के देखते ही वो पूरी कहानी को समझ जाते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। वो कहानी भले ना समझे लेकिन चित्र के माध्यम से सब कुछ समझ सकते हैं। तो पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? तो चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्रों से पाठ पुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, काट दीजिए, प्रचलन है, ठीक है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, हम मान लेते हैं चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य तो नहीं हो सकता कि चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं इसलिए हम पाठ में चित्र को दे देते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। चित्रों से पाठ पुस्तक आकर्षक बनती है कि सुंदर बनती है, काट दीजिए। तो जो हमने पहले भी आपको बताया कि चित्र देख के आप लेसन फर्स्ट आप बच्चों को पढ़ा दीजिए और सेकंड लेसन के बारे में आपको कुछ ना कुछ बता देंगे, ठीक है। तो क्यों बता देंगे? क्योंकि अमूर्त संकल्पनाएं हैं उनको वो समझ जाते हैं। तो इसलिए चित्र का जो मेन उद्देश्य होता है ये होता है कि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। बच्चे उनको चित्र देखते ही पूरी कहानी समझ जाते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के 10 प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई होप कि आप लोग सीटेट का जो फॉर्म हो फिल कर लिए होंगे, तो अब आप लोग जुड़ जाइए तैयारी में, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस।